गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इम्पल्स। अब बेटा इम्पल्स होता क्या है? अब ध्यान देना, जो फोर्सेज होती हैं जो थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर, थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती हैं, उन फोर्सेज को क्या बोलते हैं बेटा? हम इम्पल्सिव फोर्सेस। जैसे जब भी हम हथौड़े से कील गाड़नी है बेटा हमने दीवार पे, तो हम क्या करते हैं, हथौड़े और जो कील के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है कितने टाइम के लिए होता है बेटा? ठक ठक करते हैं ना ऐसे से। तो वो कौन सी फोर्सेज हुई बेटा? वो जो थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती है, उन फोर्सेज को क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्सिव फोर्सेज। ठीक है। जब भी आप डोर नॉक करते हैं, ठीक है, ऐसे करें, तो वो कौन सी फोर्सेज होती हैं? इम्पल्सिव फोर्सेज। ठीक है। किक करते, जैसे फुटबॉल है उसको हम अपने पैर से किक करते हैं, तो वो कौन से कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट होता है बेटा पैर और बॉल का? थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है। बॉल को कैच करते हैं, कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट? थोड़े से टाइम के लिए। जो जो इम्पैक्ट होता है उसको थोड़े से टाइम के लिए होता है बेटा। फिर और जैसे जंपिंग हो गया, हम क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं, तो बैट और जो बॉल का जो कॉन्टैक्ट होता है कितने टाइम के लिए होता है बेटा? थोड़े से टाइम के लिए। तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है। जो फोर्सेस इम्पल्सिव फोर्सेस पता लग गया, द फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े से टाइम के लिए एक्ट करती हैं, स्मॉल टाइम, उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्सिव फोर्सेस। तो ये फोर्सेस होती हैं, जैसे हिटिंग है, जंपिंग हो गया, जंप कर रहे हैं आप किसी सरफेस के ऊपर, कैचिंग, किकिंग एटसेट्रा, ये सारी कौन सी फोर्सेज आती है बेटा? इम्पल्सिव फोर्स। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, तो शटल और जो बैडमिंटन रैकेट का जो कॉन्टैक्ट होता है कितने टाइम के लिए होता है बेटा? थोड़े से टाइम के लिए। तो वो कौन सी फोर्सेज आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है। वो जो क्या बोलते हैं, टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस, तो उसमें जो रैकेट और जो उस टेनिस बॉल का जो कांटेक्ट होता है वो भी कौन सी फोर्सेज होती हैं बार बार जो उस बॉल के ऊपर एक्ट करती हैं? इम्पल्सिव फोर्सेज। और ये जो इम्पल्सिव फोर्सेज होती हैं बेटा, हर टाइम क्या होते हैं? वो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। वो हर बार एक जैसी फोर्स नहीं लगती है उनके ऊपर। तो मतलब ये फोर्सेज होती हैं वो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक या मैक्सिमम से लेकर जीरो तक वेरी करती हैं। ठीक है। जो दीज फोर्सेज वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू जीरो। तो इन फोर्सेज को बार बार मेजर करना बेटा, क्योंकि वेरी करते हैं जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, तो मतलब हर बार इम्पॉसिबल हो जाता है बेटा, मतलब पॉसिबल नहीं रहता कि हम इन फोर्सेस को मेजर कर सकें। तो हम क्या मेजर करते हैं? इनका टोटल इफेक्ट। ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ऑल दिस फोर्सेस, इनको वेरी करते हैं हर टाइम, दे आर वेरी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या मेजर करते हैं? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और उस टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। जो इम्पल्सिव फोर्सेज होती हैं जो थोड़े से टाइम कलेक्ट करती हैं और वो चेंज होती रहती हैं, मतलब दे वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू और मैक्सिमम से जीरो पे। ठीक। तो उन फोर्सेज का हम क्या मेजर करते हैं बेटा? टोटल इफेक्ट। और उस टोटल इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स क्या हो बेटा? इम्पल्स ऑफ फोर्स इज ए मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो ये डेफिनेशन, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। लेकिन अब बेटा मैथमेटिकली कैसे मेजर करते हैं इसको? इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। जितनी भी फोर्स है जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, उन सभी का हम एवरेज फोर्स लेते हैं बेटा, और वो और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम, जितने टाइम के लिए वो फोर्सेज एक्ट की हैं। क्लियर? तो इट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और इम्पल्स को बेटा हम कैपिटल आई से लिखते हैं। ठीक है। कई बुक्स में जे से भी लिखते हैं। ठीक है। तो हम तो फिलहाल बेटा आई से लिख रहे हैं इसको, आई फॉर इम्पल्स, कैपिटल आई। इम्पल्स कितना होता है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अब बेटा ये कहाँ से आया ये अभी बताते हैं आपको। तो जैसे हमें पता है ये जो रिलेशन है, इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो देखो बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अभी हमने पीछे जो पिछला टॉपिक था वही था बेटा हमारे पास, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। फिर वही उसी रिलेशन से बेटा हमारे पास आया था एफ इज इक्वल टू के डीपी बाई डी टी। और के की वैल्यू हम कितनी आई थी हमारे पास? हम एफ फोर्स के यूनिट इस तरह चूज करते हैं तो कोई के की वैल्यू 1 है तो के 1 आता था बेटा, तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। फिर यहीं से एफ इज इक्वल टू एम में आया था बेटा, तो डी टी को बेटा इधर ले जाओ, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। अब बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट, इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट। ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन सही। और मान लो बेटा जीरो टू टाइम, शुरू में टाइम जीरो था और बाद में कितने टाइम के लिए निकालने टी टाइम तक, जो
और जब टाइम 0 था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, सपोज कर लिया p1, और बाद जब टाइम t हुआ तो मोमेंटम कितना बन गया p2, तो dp इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ dp। अब बेटा देखो बेटा, अब 0 to t, मान लो 0 to t जो f एवरेज एक कांस्टेंट फोर्स है जो 0 to t टाइम तक वो एक्ट करे, टोटल एवरेज फोर्स है, मतलब जो f वेरिएबल फोर्स है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, लेकिन अब 0 से लेकर t टाइम तक ये फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसकी हमने एवरेज वैल्यू क्या मान ली, f एवरेज। तो एफ एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, उसको हम बाहर ले लेंगे, तो dt तो कितना बन जाएगा, इफ एफ एवरेज इज द एवरेज वैल्यू एफ ए बी, ये वेक्टर का सिंबल है बेटा, इज द एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द टाइम, जो जितने टाइम के लिए फोर्सेज एक्ट किए हैं, इंपल्सिव फोर्सेज, उनकी एवरेज वैल्यू एफ ए बी मान ली बेटा। ये कांस्टेंट इसको हम कहाँ लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, एफ ए बी 0 to t dt dp p1 to p2। अब बेटा dt की इंटीग्रेशंस ये मैं बता चुका हूँ बेटा पहले भी आपको, आपने वही फार्मूला x की पावर n इंटू डी एक्स कितना लगता था बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह क्या है बेटा, dt है। मैं x के बारे में तो अगर मान लो dx ही है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, तो आपको पता है x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, x की पावर 0 1 ही होता है तो 1 इंटू dx ही रहेगा बेटा। तो x की पावर 0 n वही x पर n प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, x की पावर 0 प्लस 1 x ही हो जाएगा 0 प्लस 1 तो x अपॉन 1। तो पता है dx की इंटीग्रेशन x, तो dt की इंटीग्रेशन t, dp की इंटीग्रेशन भाई dp हो तो p की पावर 0 dp, p की पावर 0 प्लस 1 तो p आ जाएगा, dt करना तो dt t की पावर 0 dt t की पावर 0 प्लस 1 तो t, तो dt की इंटीग्रेशन कितनी आती है t और dp की p, f एवरेज तो t बेटा 0 to t लिमिट है p1 to p2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f एवरेज t माइनस 0, अपर लिमिट t भरेंगे बेटा, लोअर लिमिट t की जगह 0 है, t माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट p2 माइनस p1, f एवरेज इनटू टाइम इज इक्वल टू p2 माइनस p1, और f वही एवरेज फोर्स इनटू टाइम, वही क्या बताया आपको, इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच दिस फोर्सेस एक्ट्स, और यही चीज किसके बराबर आएगी बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, p2 माइनस p1 चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जो इंपल्स होता है बेटा वो किसके बराबर आता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, या एवरेज फोर्स इनटू टाइम फॉर विच, जब फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा तो नेचुरली क्या मोमेंटम में भी, उस बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज आएगी। तो जो अगर हम इंपल्स मेजर करना है किसी बॉडी का, ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि उस बॉडी के मोमेंटम में टोटल चेंज कितनी है, तो इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो लिख सकते हैं ना बेटा कि जो इंपल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द इंपैक्ट, 0 से टाइम जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट किए, तो एवरेज फोर्स एंड टाइम ऑफ इंपैक्ट, ये टाइम फॉर विच फोर्सेस एक्ट्स, एंड विच इज इक्वल टू द, ये विच इज मेजर्ड बाय द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, which is further equal to the change in total change in linear momentum of the body। तो ये इंपल्स होता है बेटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान दो, जो इंपल्स और टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो उसके डायमेंशन कितने आएंगे, वही जो चेंज लीनियर मोमेंटम के mlt माइनस 1, नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, फोर्स के लिखो mlt माइनस 2 इंटू टी, तो यही बन जाएंगे बेटा mlt माइनस 1। और जो इंपल्स है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ को एवरेज फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस तरफ की फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को इंपल्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके यूनिट बेटा एसआई सिस्टम में कितने आएंगे, एसआई सिस्टम में देखो एवरेज फोर्स है, फोर्स के क्या होते हैं बेटा न्यूटन, और टाइम के सेकंड, न्यूटन सेकंड, या चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर ही बेटा, तो मोमेंटम के क्या होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन इनटू सेकंड। और सीजीएस यूनिट फोर्स के क्या होते हैं बेटा, सीजीएस यूनिट एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट यूनिट सीजीएस सिस्टम में कितने आएंगे बेटा डाइन, टाइम के तो सेकंड, डाइन सेकंड, ठीक है, डाइन सेकंड, या क्या बन जाएंगे बेटा, अगर हम इस तरह से लिखें कितने बन जाएंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम के यूनिट होते हैं सीजीएस सिस्टम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा अगर हम फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो जो फोर्स और टाइम के अंदर जो एरिया आएगा बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स इनटू टाइम ही आएगा, तो फोर्स इनटू टाइम मतलब इंपल्स, वो इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। जैसे मान लो एक फोर्स है एफ फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, कितने टाइम के लिए मान लो बेटा टी टाइम के लिए एक्ट कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है वो टी टाइम के लिए एक्ट कर रही है। तो ये जो ये एरिया आएगा इसके अंदर, ये कितना है, ये एफ है और ये टाइम है, तो ये रेक्टेंगल ही बन गया बेटा, रेक्टेंगल ये इनटू टाइम दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये कितना एफ है और ये टाइम है, तो फोर्स इनटू टाइम इंपल्स, तो
तो जो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इम्पल्स को। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान देना है, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर मान लो ये जो फोर्स है ये 4 न्यूटन है और कितने टाइम के लिए एक्ट किया बेटा, मान लो 3 सेकंड के लिए एक्ट की, ये जो टाइम 3 सेकंड है। देन व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स कितना आता है, फोर्स इनटू टाइम। तो कितना बन गया फोर्स इनटू टाइम, फोर्स 4 न्यूटन है और टाइम 3 सेकंड है, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन सेकंड या 4 ने 12 न्यूटन सेकंड या 12 न्यूटन सेकंड की जगह क्या लिखते हैं आप बेटा, वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बेटा सपोज करो एक और फोर्स है, इसको F1 मान लो, इसको T1 मान लो, और एक और फोर्स है, लेकिन जब ये 4 है तो सपोज करो एक यहाँ पे ये फोर्स F2 फोर्स है, अब ये F1 4 है तो F2 मान लो 3 न्यूटन है सपोज करो, और ये कितने टाइम के लिए एक्ट की बेटा, सपोज करो T2 टाइम के लिए, और T2 कितना मान लो आप 4 सेकंड, ये 3 सेकंड तक था, जो ये F1 थे T1 से 3 सेकंड तक थी, अब जो F2 है कितने सेकंड तक, सपोज कर लिया बेटा हमने 4 सेकंड तक। तो अभी इसमें कितने, व्हाट इज द इंपल्स, अब इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है दैट गिव्स द इंपल्स, और ये कितना है हमने F2 into T2, F2 कितना है बेटा यहाँ पर, F2 कितना है बेटा 3, और टाइम कितना है बेटा 4 सेकंड, कितना मोमेंट इंपल्स आया बेटा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो देखो बेटा जब हमने इसको F1 T1 मान लो, इसको F2 into T2, देखो बेटा जब फोर्स 4 न्यूटन थी तो कितने टाइम के लिए एक्ट की, 3 सेकंड के लिए, और ये जो फोर्स है 3 न्यूटन है, इससे कम फोर्स है, तो ये कितने टाइम के लिए एक्ट की, 4 सेकंड तक। दोनों में जो इंपल्स आया क्या है, सेम आया, इसमें भी इसमें भी। तो मतलब सेम चेंज ऑफ लीनियर इंपल्स, मतलब चेंज इन लीनियर, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम जो है, अगर कोई ये कांस्टेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लार्ज फोर्स फॉर स्मॉल टाइम एंड स्मॉल फोर्स फॉर लार्ज टाइम। मतलब लीनियर मोमेंटम सेम है, तो सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे कितने टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, और स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे लार्ज टाइम के लिए। तो इसको बोलते हैं हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो पता लग गया, हेंस गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, LM लिख रहा हूं लीनियर मोमेंटम के लिए, गिवन चेंज मतलब एक कांस्टेंट चेंज बोल सकते हैं आप, गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय applying larger force for small time or by applying smaller force for large time। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, and this is called impulse momentum theorem, impulse momentum theorem, this is sometime called impulse momentum theorem। पता लग गया, मतलब impulse momentum theorem मतलब कि given change of linear momentum can be produced by applying large force for small time and small force for large time। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा इम्पल्स के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।